तो सबसे पहले जो शुरू की क्लासेस में काम हुआ था उसके अंदर हमें ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा तो यार नहीं तो है कि सिंपल इंटरेस्ट वो नहीं होता 1+IT? असल में ना सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सर से हमने बात करी थी, सर ने बताया जो क्लास में काम करा रहे हैं ना वही वाला उन्हें पेपर में चाहिए। अबे यार। तो अब इन्होंने जो जो फॉर्मूले सिंपल के लगाए हैं, कंपाउंड के लगाए ना, वही के लगाने पड़ेंगे हमें। सही। तो अभी वैसे मैं तुम्हें लॉजिकली बता रहा हूँ, तुम खुद अगर सोचोगे, एक अमाउंट है वो तुम इन्वेस्ट करो कहीं पे, तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है, तो तुम सिंपल कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे ना सारी चीजों को, तो तुम्हें मिल जाएगा कितना तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पता है P तुम्हें, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, सबको मल्टीप्लाई करा दोगे तुम्हें इंटरेस्ट पता चलेगा कि कितने पैसे तुम्हारा प्रॉफिट होगा इस तरीके से। सही। तो अगर तो इसको उस क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूला से करें तो वो भी सेम ही होगा ना? आंसर सेम आएगा, लेकिन अब सर को जो है ना वो ये है कि जो क्लास में करा है वो उनको वो काम चाहिए। सेट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल भी सिंपल इंटरेस्ट का है, और ये तीसरा भी। और अभी मैं चौथे सवाल के ऊपर आए तो चौथा भी उसी तरह है। तो मतलब ये 8 9 क्लास की चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मसला हमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि ना तुम्हें ये बता दिया जाए कि तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन तुम टाइम बताओ कितना टाइम में तुम्हें मिलेगा। तो फॉर्मूले को बस इंटरचेंज करना है तुम्हें। जैसे ये सवाल नजर आ रहा है 3.7, तो यहाँ पे तुम्हें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन टाइम पता करना है। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो आराम से निकाल लेगा टाइम, बस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है टाइम में। टाइम को मतलब टी को अलग कर लेना है, फॉर्मूले को कर ले जाए इक्वल के, और बाकी सारी चीजें अलग, तो हम निकाल लेंगे। तो आतिफ जरा आना, वापस आना जरा उस सवाल पे। हाँ 3.7 है। PRT को वहां भेजा तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा ही कहाँ से आया? ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट है, गिवन है यहाँ पे। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सही से सही। कुछ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 144। तो कुछ भी दे सकते हैं ना, ये मतलब तुमने प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है कि हमने इतनी लगाई और हमें इतने पैसे मिल गए, और रेट ये है, तो अब ये हमें बताने के कितना टाइम लगा इसमें। अब तो सिंपल इंटरेस्ट तो वो होता था ना, चलो खैर है, सही सही। समझ आ गई। फिर 3.9 के अंदर जो है हमें, अच्छा 3.8 था इसके बाद, 3.8 के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल पता करना है। सही। तो ये उसी तरह हुआ है, बस इधर पी आ गया, फॉर्मूले को शिफ्ट जो हमने करा है पी की वैल्यू निकाल ली। फिर 3.9 देखते हैं, 3.9 में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन 5 ईयर। अब यहाँ पे हमें अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए। मतलब टोटल अमाउंट कितनी ग्रो हो जाएगी हमारी। तो अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग ये गलती करें कि वो इंटरेस्ट निकाल लें और फिर वो बोलें कि हमें इतना इंटरेस्ट मिला और हमारा इनिशियल प्रिंसिपल ये था तो हम ऐड कर देंगे। तो आ तो सही जाएगा उससे भी, लेकिन सर को ये अमाउंट वाला फॉर्मूला चाहिए पेपर में। तो ये फॉर्मूला है कि पी मल्टीप्लाई हो रहा है 1+RT। आर जो है रेट है, टाइम है, फिर टी। तो इस फॉर्मूले से हमें अमाउंट मिल जाएगा। अब इस सवाल को मजीद वो मुश्किल बना के दे सकते हैं कि हमें अमाउंट के बजाय दूसरी चीजें निकालनी हो, लेकिन तब हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब हमें ये नहीं कि हमें यही वाले लगाने हैं। लेकिन जब हमें अमाउंट डायरेक्टली बोली जाए तो हमें हर हाल में अमाउंट का ही लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से हम नहीं कर सकते इसको। हाँ उससे भी जाएगा, लेकिन हमें करना ही है। फिर 3.10 पे देखते हैं, 3.10 में भी अमाउंट का फॉर्मूला लगा है,
और 3.11 में भी, मतलब सिमिलर सवाल है। 3.11 में ये है कि हमें रेट पता करना है और हमें अमाउंट दी गई है और ये भी बता दिया गया कि वो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें रेट पता करना है। तो इधर भी ना अमाउंट का फॉर्मूला लगा है, तो इससे तुमने ये समझ आती है कि अगर कभी भी तुम्हें सवाल में टोटल अमाउंट दे दी जाए तो तुमने अमाउंट वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इस सवाल में दिए 3.11 में। सेट हो गया। तो ये असल में ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। इसके तकरीबन 2-3 ही फॉर्मूले, इतने ज्यादा नहीं है। ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो सारे सवाल निकलते जाएंगे, और एक एक बार प्रैक्टिस अगर कोई भी कर ले इन सवालों की, जितने भी हैं ये। सही। तो 3.12 पे देखते हैं। 3.12 पे हमें अमाउंट दी गई है और रेट दिया गया है, लेकिन हमें टाइम मालूम करना है यहाँ पे। इन व्हाट टाइम विल रुपीज, सही। तो सवाल भी बिल्कुल सिंपल है। पेपर में मेरे ख्याल से इतने नहीं आएंगे, इससे एक सवाल ही आ जाएगा मुश्किल से, क्योंकि टॉपिक आसान है। आगे जो मुश्किल टॉपिक है उनमें से सवाल बनने। जैसे है कौन सा टॉपिक? आगे मैं देखता हूँ, एक मिनट। आगे एन्युटी है जो तुमने पढ़ा हुआ है एफएम में। अब एनुटी तो नहीं पढ़ पाया तो सही। तो अब तुम्हें यहाँ पढ़ना पड़ेगा एन्युटी। एन्युटी में यार फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना आनी चाहिए। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद तुम्हारा शेयर और बॉन्ड्स का टॉपिक है, और उसके अंदर बॉन्ड और शेयर की एंट्री पास करना आनी चाहिए, जो हमें अकाउंटिंग जो हमने पहले पढ़ी थी इसमें। हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए थे, और जिसकी बेस से हम एंट्री पास करते थे, जो पिछले सेमेस्टर में अकाउंटिंग थी। सही। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और इक्विटी रेशियो। मतलब ये रेशियो निकालने होते हैं। ये लंबी है, मतलब ये लंबे फॉर्मूले, लंबे हैं टॉपिक। टॉपिक मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत चाहिए ना। अब मैं तो मतलब कोई अकाउंटिंग का टीचर नहीं हूँ प्रोफेशनल, इसके लिए हमें मतलब यूट्यूब पे एक्स्ट्रा देखनी पड़ेंगी वीडियोस, ताकि मजीद डेप्थ में हमें चीजें आए। मतलब मैं एक सही। तरीके से कोर्स आउटलाइन बताता जा रहा हूँ कि ना ये टॉपिक है, बाकी हर बंदा अपनी एफर्ट करके यूट्यूब पे सर्च करे तो और बेहतर पढ़ाने वाले मिलेंगे। बेहतरीन हो गया, सही हो गया। तो हमारा ये 3.14 का है। तो यहाँ पे एट व्हाट रेट। अच्छा, ये जो सवाल है ना 3.14, ये सर ने इसको बोला था कि इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा, ये सवाल। और दूसरा सवाल होता है कि कितना रेट पे हमारा पैसा 10 साल में डबल होगा। मतलब ये सवाल जो है ना, ये सर ने बोला था इंपॉर्टेंट है, और जब क्लास में दिया था करने को सबसे, तो बहुत सारे लोगों ने गलत करा था। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही वाला जो पीछे सवाल में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें अमाउंट बताई नहीं गई कि कितनी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे थे कि अमाउंट डायरेक्ट 10 हजार लिख रहे थे, क्योंकि डबल की बात हो रही थी। तो हमारे जहन में आ गया डबल तो 10 हजार है, लेकिन यहाँ हमने 2x लिखने, अमाउंट को एक्स लेट कर लेना। सही। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी डिफरेंट है। मतलब जहन में हर एक के स्टार्ट में यही आता है कि अमाउंट हमें पता है 10 हजार है, जबकि लिखा हुआ नहीं है। तो हमने डबल को डबल तरीके से लिखना है, 2x। हमने डबल का ये मतलब नहीं समझना कि हम 10 हजार लिख देंगे। बाकी फॉर्मूला वही, हमें आर मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा कि 10% के रेट पे 5 हजार रुपये जो है 10 साल में डबल होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो इसको हम कर तो सकते हैं वैसे ही, 2 अल्फा इक्वल्स टू प्राइस लिख के। कर सकते हैं, लेकिन यार जब सर को दिखाया था ना सोल्यूशन वो वाला, तो सर ने बोला था नहीं, यहाँ 2x आएगा। अबे यार, चलो सही। तो आप उनका मतलब थोड़ा ये रखना पड़ेगा कि उन्होंने जो चीज कराई है उसी तरीके से करो। सही हो गया। अब जैसे जिन लोगों ने एफएम दिया हुआ है वो तो उनको तो और ट्रिक्स आती हैं, लेकिन
वो सर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सर को अपना तरीका चाहिए। सही हो गया। फिर 3.15 है, इसके अंदर तुम्हें अमाउंट का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो सवाल में लिखा है कि बैंक पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर इफ कस्टमर डिपॉजिट 1,000 रुपीज, व्हाट इज द टोटल। तो यहाँ 3 ईयर्स के लिए बोला गया कि 3 से हमें मल्टीप्लाई किया गया, मतलब सवाल में शायद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ होगा, जिसने मतलब जिसका काम है उसने लिखा नहीं है। तो हमने करना क्या है, अमाउंट निकालनी है पूरी। अमाउंट के फॉर्मूले से ना कि रेट हमें पता है, टाइम पता है, 3 ईयर्स टाइम है, अमाउंट मिल गई, और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल ली। सही। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे, करेंगे पेपर में कि अमाउंट निकाल ली, अब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो पता है, तो हम सिंपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। लेकिन इसमें भी वो बोल रहे थे कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे आप। मतलब तुम खुद देखो ना, 1,000 रुपये डिपॉजिट करें, 3 साल बाद तुम्हारे 1,240 हो गए, तो तुम्हें इंटरेस्ट पता करना है, तो तुम सिंपल माइनस करोगे, तुम्हें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। मतलब 1,240 को में से 1,000 माइनस करोगे तो 240 तुम्हारा इंटरेस्ट डायरेक्टली आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूले के बगैर भी। लेकिन फॉर्मूला तुम्हें दिखाओगे ना, तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है पेपर की, वो फॉर्मूले पे होती है। ये भी ठीक है, मतलब लॉजिक तो होनी चाहिए ना। उसके बाद है हमारा 3.16, इसमें फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एस 500 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 8%, व्हाट इज द अमाउंट। तो जितने पैसे डिपॉजिट करें, 500 रुपये हमने इन्वेस्ट करें और 2 साल के लिए करें, इंटरेस्ट रेट हमारा 8% है, तो उससे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब अमाउंट का ना फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला भी है। एक तो वाला फॉर्मूला था जो हम पिछले सवाल में देख रहे थे, इधर ये कि हम प्रिंसिपल से आई प्लस करा दें इन्वेस्टेड अमाउंट, इंटरेस्ट वाली अमाउंट को। मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल के तुम अपने प्रिंसिपल में ऐड कराओगे, तुम्हें एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल जाएगी। सही। ये भी तरीका सही है। सही हो गया। इसके बाद है कि अगला सवाल है, इसमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू के बारे में बताया गया कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो 1160 है। अब एट द एंड ऑफ 6 ईयर हमें जो मतलब इसकी वैल्यू पता करनी है। नहीं, एट द एंड ऑफ 6 ईयर एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ये 5% के रेट में प्रिंसिपल पता करना है। तो एक्यूमुलेटेड वाला फॉर्मूले को सिर्फ कन्वर्ट करना है प्रिंसिपल के लिए, सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, प्रिंसिपल आ जाएगा। हाँ, फिर सही समझ में आ गया। उसके बाद 3.18, इसके अंदर ये है कि अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। मतलब इस तरह के जो सवाल सर ने खुद बोला था कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ मनी डबल हो, बिकम डबल, मतलब अब यहाँ पे तुमने करना क्या है, यहाँ पे तुमने जो सम ऑफ मनी है उसके लिए अकोमोडेटेड का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, ये किया हुआ नहीं है जिसका भी ये काम। तो अब ये तुम अपने पास खुद करो, मैं भी करता हूँ, फिर अपने आंसर सब मैच करते हैं कि किसका आंसर क्या है। एक तरीके से हमारी सेट हो गया। यहीं पे प्रैक्टिस। वही फॉर्मूला में, लेकिन थोड़ा लॉजिकली तुम्हें सोचना पड़ेगा, मैं भी सॉल्व करता हूँ फिर आंसर बताता हूँ। सही कर दें वैसे। तो ये स्क्रीन तो मेरी आ रही होगी जिसमें सवाल लिखा हुआ है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे अभी यहाँ पे।
सेट हो गया, मैं भी जरा वो ढूंढ रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT है। तो ये अब अमाउंट 2x हो रही है, तो हम यहाँ पे अमाउंट की जगह ए की जगह 2x लिख देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को हम x लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। फिर 1 और r जो है वो भी हमें नहीं पता, रेट हमें नहीं पता। लेकिन टाइम हमें पता है कि 20 ईयर्स का है। अब जो फॉर्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट करा है वैल्यूज, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल की दोनों साइड एक्स है। तो 2 इज इक्वल टू 1 + 20 R हो जाएगा। फिर 1 उस साइड जाके माइनस होगा तो उधर 1 इज इक्वल टू 20 R। फिर 1/20 जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये 5% आ रहा है। तो मैं शेयर करता हूँ मैंने सॉल्व कैसे करें। असल में पीडीएफ के ना आगे वो सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैंने जो सोल्यूशन करा है मैं वो दिखा रहा हूँ। ये सोल्यूशन नजर आ रहा होगा। हाँ आ रहा है। ए तो इक्वल्स टू सिंपल पी ये ब्रैकेट्स फॉर्मूला। टू। सही, जानी समझ आ गई। और फिर ट्रिपल के लिए अब हम पुट कर देंगे इसका परसेंटेज। हाँ यही जो रेट है ना हमें पता चल गया। अब इसी फॉर्मूले में हम ट्रिपल के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को 3x कर देंगे और सिर्फ हम रेट पुट करेंगे, हमें आ जाएगा। टाइम, हमें टाइम मिल जाएगा, टाइम पूछा जाएगा ना सही फिर। हो गया। हाँ वो उसमें टाइम है, सही सही। तो अब हम 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये काफी सारे क्वेश्चन है, 56 पेज की पीडीएफ है, लेकिन सारे इसी तरह के आसान है। अच्छा, ये एक ही पहले चैप्टर के मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट के ही है? हाँ ये पूरी पीडीएफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट की है। फक। सही। ये असल में होमवर्क दिए थे। अब ये मैंने तो नहीं करे इतने सारे, लेकिन जिसने करे तो उससे काम ले लिया था मैंने। बेहतरीन। अबे आते फिर ऐसा करें कि बॉन्ड्स वगैरह पे आ जाए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इस सब तो हम पढ़ के भी वो रिवाइज कर लेंगे ना। ये सब एंड में भी हाँ दो ठीक है। 2 मिनट का रिवीजन है। ठीक है, अब इसी पीडीएफ में ना एनयूटी का टॉपिक है, एनयूटी के ऊपर आ जाते हैं। हाँ एनईटी के ऊपर ही आया था, चलो। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। वो आगे के सवाल हैं प्रैक्टिस के लिए थे। सेम काम निकाल रहे हैं बार बार, कोई नई चीज नहीं है उसमें। हाँ सही सही। तो एन्यूटी की दो टाइप होती हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी और एक एन्यूटी ड्यू। अब ऑर्डिनरी एन्यूटी का मतलब ये होता है कि पेमेंट जो होंगी वो एट द एंड ऑफ पीरियड होंगी मेड। और ड्यू में ये होता है कि बिगनिंग में हम पेमेंट कर देते हैं। हाँ इसमें उल्टा होता है ना साहब, के ड्यू वाला ये सब, हाँ। और एन्यूटी की डेफिनेशन है कि एक ऐसी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट है ये, जो कि हम कर रहे होते हैं। सीरीज ऑफ पेमेंट। हाँ सही। अब उसके बाद ये है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। ये ए इक्वल्स टू ना। ए इज इक्वल टू आर, ये पूरा ब्रैकेट में फॉर्मूला, ये तुम्हें याद रखना। अब ये जो ए है ना, ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ये पूरा जो लिखा हुआ है। तो सवाल जब तुम्हारा पेपर में आएगा उसके अंदर तुम्हें बोला जाएगा फ्यूचर वैल्यू बताओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। और बाकी सारी चीजें तुम्हें गिवन होंगी, जैसे आर जो है वो पेमेंट पर पीरियड है, कैपिटल आर जो है पेमेंट पर पीरियड, स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, एन जो है नंबर ऑफ पीरियड।
तो अब ये देखो नीचे सवाल लिखा हुआ है 3.71। तो इस सवाल के अंदर सिंपल डेटा था, डेटा का बनाया हुआ डायरेक्ट। इसमें हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, हमें आर दिया हुआ है पेमेंट पर पीरियड 1000, रेट दिया हुआ है और स्मॉल एन दिया हुआ है जो कि 5 है। सिंपल हमने फॉर्मूले में डाला फ्यूचर वैल्यू के, सही तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। सही। तो ये दो फॉर्मूले तुमने याद कर लिए, तुम्हारे एनयूटी का टॉपिक हो गया कवर। इंशाल्लाह। बस तुम्हें ना फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि तुम यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देख लोगे इनके एग्जांपल प्रॉब्लम्स की, जो ऐसे लोग करवा रहे होते हैं, तो तुम्हारा बिल्कुल वो क्लियर कॉन्सेप्ट करवा देंगे। मतलब अभी यहाँ पे तो फॉर्मूले देखे ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है पीछे का डिटेल वो तुम्हें यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी, फ्यूचर वैल्यू और सेट प्रेजेंट हो वैल्यू गया। की। तो अभी सेट हो हमारे गया। दो टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब एक और टॉपिक था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सही। में ये होता है कि अब वैसे तो बैंक्स में ईयरली इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन कुछ जगहों पे मंथली भी होता है और 6 मंथ का भी होता है, और कुछ जगहों पे डेली भी होता है। मतलब डेली जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है। सही है। तो अब सवाल के अंदर तुम्हें जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने को बोली जाएगी, तो उसमें बोला जाएगा कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है। अब सही। सेमी एनुअली का मतलब ये होगा कि ये जो तुम्हें ऊपर फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना है। अब इस फॉर्मूले से तुम रेट पता करोगे, मतलब तुम्हें एक रेट पता करना होगा। और ये जो आई होता है हम डिवाइड करते हैं, अगर सेमी एनुअली होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, क्योंकि हमारे साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमें सही। बोला जाए क्वार्टरली, तो हमें पता है कि हम क्वार्टर मतलब करेंगे 4 से। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे 12 को, ये हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूले में हमने आई की वैल्यू डाली। सही। अब उसको डिवाइड बाय कर दिया। हाँ, तो एन हमें जो था, अच्छा एक और चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि अगर तुम्हें सेमी एनुअली बोला जाएगा तो N2 होगा, अगर क्वार्टरली बोला जाएगा तो N4 होगा। अगले सवाल में देखो एन की वैल्यू 4 दी लिख दी हमने हाँ, फॉर्मूले अगर में। मंथली होगा तो 12 होगा ना। हाँ, सही। नहीं मंथली होगा तो हाँ वैसे सी बात है 12 होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमने 12 को 2 से डिवाइड करा है ना, ये इसलिए करा है कि 12 सवाल में हमें इंटरेस्ट रेट गिवन था। ये जो आई है ना फॉर्मूले में, ये इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये जो रेट है ना ये बेसिकली हमें एनुअली गिवन था, तो इस रेट को हमने डिवाइड करा है। सही। तो ये रेट हो गया 0.06, 6% का रेट हो गया। अरे आतिफ, एनुअली तो 1 नहीं होगा? क्या चीज? एनुअली 1 नहीं होगा? यार एनुअली सवाल में बोला हुआ था कि जो हमें रेट दिया हुआ है वो एनुअली है, लेकिन अच्छा, हमने सवाल में क्या कैलकुलेट था? सवाल में एनुअली का रेट दिया हुआ था, लेकिन हमें कैलकुलेट करने को बोला था कि सेमी एनुअली अगर कंपाउंडिंग हो जाए तो क्या फायदा होगा। तो तुम देखो ना फायदा हुआ है। वैसे 12% का रेट था, लेकिन अगर 6 महीने में हमें मिल जाए प्रॉफिट अपना, तो उस 6 महीने में दोबारा प्रॉफिट मिलेगा, तो इस वजह से हमारा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, 12.36 हो गया। सही। तो ये तुमने एक फॉर्मूला याद रखना, और इसकी लॉजिक सिंपल है कि अगर सवाल में ना तुम्हें हमेशा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होगा, मतलब कि ईयरली रेट दिया होगा, और कंडीशन दी गई होगी कि तुम्हें मंथली में कैलकुलेट करना है और सेमी एनुअली में करना है, क्वार्टरली में करना है। और उसके लिए करोगे क्या, अगर सेमी एनुअली होगा तो इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 2 करोगे, क्वार्टरली होगा तो 4 करोगे, मंथली होगा तो 12 कर दोगे। सही हो गया। और और एन की पावर बढ़ाते जाओगे जो होगी, मतलब अभी जैसे साल 2 हिस्सों में बटा था, तो तुम 2 रख रहे हो, क्वार्टरली में 4 हिस्सों में होता है तो 4 रखोगे।
अगर मंथली हो गया तो फिर 12 रख दोगे एन की पावर। सिंपल, ये टॉपिक भी कवर हो गया मेरा। सही हो गया। आगे बस इसकी एग्जांपल्स हैं, वो करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें बस लॉजिक पता चल गया, हो जाएंगे सवाल। आतिफ, हाफ ईयरली क्या सीन होता था? हाफ ईयरली का मतलब यही है ना कि तुम 2 से डिवाइड करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ तो सेमी एनुअली होते थे ना, हाँ सही। सेमी और हाफ एक ही चीज है। सही। अब ये जो है, अब शेयर्स का टॉपिक आ जाता है, शेयर्स और स्टॉक्स का। तो जो शेयर्स होते हैं वो और स्टॉक दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक अमेरिकन टर्म है और एक यूके की टर्म है। मतलब स्टॉक अमेरिकन बोलते हैं और यूके वाले शेयर्स बोलते हैं। और शेयर की ना कुछ टाइप्स हैं, जैसे ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफर्ड शेयर। और जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं उन्हें हम कॉमन स्टॉक बोलते हैं, और एक प्रेफर्ड शेयर होते हैं तो उन्हें प्रेफर्ड स्टॉक बोलते हैं। सही। अब देखो, ऑर्डिनरी जो शेयर होता है ना वो बेसिकली कंपनी का ओनर होता है, ऑर्डिनरी शेयर। और प्रेफर्ड शेयर होता है लायबिलिटी कंपनी पे। प्रेफर्ड शेयर का मतलब ये है कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी बैंक करप्ट हो गई, तो सबसे पहले कंपनी जो है प्रेफर्ड शेयर वालों बंदों का पैसा रिटर्न करेगी। और प्रेफर्ड शेयर में ये है कि डिविडेंड भी इनको पहले मिलेंगे, और अगर कंपनी बंद हो रही है तब भी इनको पैसा सबसे पहले मिलेगा। तो मतलब ये प्रेफर्ड होते हैं, आम स्टॉक से। सही हो गया। अब जो शेयर होते हैं ना, जब वो इशू किए जाते हैं तो उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है कि फेस वैल्यू, के शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे अगर एक शेयर 10 रुपए का मिलता है तो उसकी फेस वैल्यू और वो एक्चुअल प्राइस है, जो कि पाकिस्तान के सही। स्टॉक एक्सचेंज में होती है। सही। तो इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं और इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, इसके दो नाम। पार वैल्यू। हाँ, पी आर, पार वैल्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट में। सही। और अगर ये जो है अपनी कीमत से ऊपर पे बिक रहा है तो इसको कहते हैं प्रीमियम। सेट हो अच्छा, गया। ये जो सारी बातें हैं ना, ये जो सारी बातें, ऑर्डिनरी स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक, और ये जो मतलब पार वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये हमें एंट्री में हेल्पफुल होंगे। मतलब इसकी जो आगे एंट्रीज हुई हैं, मतलब जो हम बनाते थे अकाउंटिंग में, तो उसके अंदर हमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि एंट्री में तो तुम्हें पता है वर्डिंग लिखी होती है, और फिर हमें पता होना चाहिए कि कहते क्या है, ताकि हम जज कर सकें। सही। अब अगर ये सस्ते में जा रहा है तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अब इसका रीजन उन्होंने बताया था कि प्रीमियम क्यों हम बेचते हैं और डिस्काउंट पे क्यों बेचते हैं। प्रीमियम हम इसलिए बेचते हैं कि अगर जैसे कोई शेयर है तो उसके डिविडेंड मिलने वाले हैं। जैसे टाइम पीरियड होता है ईयर में कि इस टाइम पे उसके डिविडेंड मिलेंगे, तो उसकी ना प्राइस बढ़ जाती है उस शेयर की। और होता यह है कि जो सही। बंदा होल्ड कर रहा होता है ना, 15 दिन के लिए वो शेयर जो है बेच नहीं सकता, ताकि उसी बंदे को डिविडेंड मिले। क्योंकि वो बंदा जो है फिर ये होशियारी करेगा कि शेयर महंगा बेच देगा, क्योंकि डिविडेंड से ज्यादा पैसा शेयर बेचने में वो कमा लेगा। तो इस वजह से कुछ महीने पहले से ही ना रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब डिविडेंड मिलने मिलने वाले होते हैं। सही। तो उसको इसलिए वो प्रीमियम शेयर हो जाता है। और डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट जब होता है कि जब डिविडेंड मिल चुके होंगे और अभी बहुत टाइम है, तो अभी कोई लेना पसंद ही नहीं कर रहा शेयर। और दूसरा है कि मतलब शेयर खरीदने से बेहतर उसे मार्केट का बैंक वाला जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टर है वो बैंक की तरफ चला जाएगा, शेयर की तरफ नहीं जाएगा।
लेकिन उसको लालच देते हैं कि सस्ते में दे रहे हैं, तो वो बंदा फिर शेयर खरीद लेता है सस्ते में, क्योंकि सही। उसको पता होता है कि इंटरेस्ट पे तो कोई फायदा नहीं हाँ, है, इंटरेस्ट पे 5% मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट पे वो स्टॉक लेगा, तो जब डिविडेंड का टाइम आएगा तो उससे कुछ महीने पहले प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो निकल लेगा बेच के। ये भी है। तो इसलिए डिस्काउंट पे लोग खरीद लेते हैं। और फेस वैल्यू जो होता है, डिस्काउंट पे फेस वैल्यू खरीदते हैं और प्रीमियम पे बेचते हैं। प्रीमियम पे बेच देते हैं लोग। और कुछ लोग जो होते हैं जो लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर तुम स्टॉक्स देखो ना, अमेजोन हो गया या बड़ी जो ब्रांड्स हैं दुनिया के, तो उनके जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है लास्ट 5 ईयर्स में, तो वो अच्छी खासी बढ़ी है। मतलब अगर कोई बंदा उसमें इन्वेस्ट कर देता, तो डिविडेंड से ज्यादा उसको होल्डिंग पे प्रॉफिट हो जाता। मतलब समझ सही लो कह रहे टेन हो। एक्स 10x तक प्रॉफिट दे जाते हैं ये स्टॉक्स होल्ड करने में। जैसे 1 लाख किसी ने इन्वेस्ट करे ये 5 साल पहले, वो आज 10 लाख हो जाते हैं। सही। अब ये जो पार वैल्यू फेस वैल्यू है तब होता है कि जब एक कंपनी नई नई क्रिएट होती है, तो कंपनी जो होती है वो शेयर बेचती मजबूरी में, क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है कि अपने कंपनी को एक्सपेंड करे। और जिसकी वजह से कंपनी फेस वैल्यू पे बेचती है स्टार्ट में। ओरिजिनल प्राइस में मतलब। हाँ, जो ओरिजिनल प्राइस होती है। सही। और ये शेयर का मतलब होता है कि कंपनी की ओनरशिप, मतलब जो भी खरीद रहा है वो उसका ओनर होगी। और इसके अंदर होता ये है कि अगर किसी ने 50% खरीद लिए शेयर या उससे ज्यादा, तो उसके डिसीजन से कंपनी चलेगी। एक तरीके से वही ओनर बन जाता है। और होता ये है कि मतलब बहुत सारे लोग एप्पल के कंपनी साथ हुआ था बनाते ना। हैं क्या कह रहे हो? एप्पल स्टीव जॉब्स के साथ जो हुआ था ना। हाँ, उसके साथ भी हुआ था। और ये जो अमेजोन का ओनर जेफ बेजोस है, वो भी फुल ओनर थोड़ी, वो टेन हाँ, परसेंट सिर्फ शेयर रखता है। ये भी है। तो असल होता ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो छोटी कंपनी को खरीद लेती हैं, और फिर पेरेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो आगे हमें इसमें बताया गया है। अच्छा, डिविडेंड जो कंपनी देती है, तो कंपनी के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। कंपनी या तो तुम्हें कैश में डिविडेंड दे देगी, या तो स्टॉक में डिविडेंड दे देगी। मतलब ये है कि तुम्हारे पास अगर जैसे स्टॉक पड़े हैं किसी कंपनी के, तो कंपनी तुम्हारे 1 साल बाद स्टॉक खुद ही बढ़ा देगी, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा स्टॉक देगी। या तो फिर तुम्हें कैश में दे देगी। सही। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये था कि कंपनी जो है ना, जिसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पूरा प्रॉफिट नहीं देती कंपनी। उसकी वजह है कि कंपनी रिजर्व में पैसा रखना चाहती है। रिजर्व में ऐसे है कि जैसे अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स को ना कम दे रही है, क्योंकि उसके जो वेयर हाउसेस होते हैं, अगर वहां पे आग लग जाती है या कुछ भी मसला होता है उनके सिस्टम में, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाता है, जो हादसाती होता है, जिसको कंटीजेंसीज कहते हैं, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। सही। तो तो उसकी सही वजह से से समझ में आ गया। कोई भी कंपनी जो है पूरा पैसा नहीं बांट देती प्रॉफिट अपना। सही। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट कंपनी का या होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। और होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी वो होती है। आते का थ्योरी का सवाल आएगा कि ये आप डिस्क्राइब करें। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो आएगा सवाल थ्योरी का। बहुत बेहतरीन। अब ये थ्योरी का सवाल बेहतरीन से बेहतरीन लिखने का तरीका है कि यूट्यूब पे 5-6 इन्हीं टॉपिक्स को, मतलब बंदा सर्च करके 10 बंदों की बातें सुन ले, तो मतलब पूरी डिटेल में बंदा भर देगा पेपर। सेट हो गया। तो अब ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी और सिस्टर कंपनी में क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ होल्डिंग कंपनी की और पेरेंट कंपनी की। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो बड़ी कंपनी है,
और जो दूसरी छोटी कंपनी इसको खरीद लेती है, जिनके 50% से ज्यादा स्टॉक वो ले लेती है, तो वो होल्डिंग की कंपनी बन जाती है, पेरेंट कंपनी बन जाती है। और सब्सिडियरी कंपनी वो होती है जिसके जिसकी कोई और कंपनी 50% ज्यादा स्टॉक रखती है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट सा बना हुआ है ए कंपनी का, जो कि एक पेरेंट कंपनी है BCD कंपनी की। मतलब सारी कंपनीज के 50% ज्यादा होल्डिंग जो है वो ए कंपनी की है। जैसे बी कंपनी ने भी अपने शेयर सेल करे होंगे, तो ए कंपनी ने उसके सब 50% ज्यादा शेयर खरीद लिए, और सी कंपनी के भी खरीद लिए और डी के भी खरीद लिए। तो ए होल्डिंग कंपनी बन गई, पेरेंट कंपनी बन गई। और सब्सिडियरी कंपनी वो हो गई A B C and D। लेकिन B C and D आपस में सिस्टर कंपनी है, कि मतलब इन सब का जो मतलब पेरेंट कंपनी है वो एक ही है। तो उसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सही फेमिनिस्ट अप्रोच लगाई है भाई। सन भी कह सकते थे लेकिन नहीं, सिस्टर ब्रदर्स कह सकते थे। और इसमें तो मैं एक बात बताता हूँ कि इसमें जो है ना वो शी लिखा जाता है शेयर होल्डर इक्विटी को। तो ये भी सर ने इस पे बढ़िया। भी काफी बातें करी थी। सही है भाई। मतलब अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये की गई थी कि बॉन्ड जो है वो एक US की टर्म है, और डिबेंचर जो है ना वो UK में कहा जाता है बॉन्ड को। और पाकिस्तान के अंदर TFC कहा जाता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। अब बॉन्ड जो होता है इसके अंदर ना एक इंटरेस्ट रेट होता है। बॉन्ड बेसिकली एक तरीके से लोन होता है कि जो कंपनी लेती है लोगों से, जैसे कहते हैं क्राउड लोन। मतलब जो पब्लिक है उससे लोन लेके बिजनेस किया जाता है। तो अब यहाँ पे कोई भी बंदा अपना पैसा फ्री में तो नहीं देगा, उसको रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट। और जो रेट मिलेगा वो बैंक से ज्यादा मिलेगा, तभी बॉन्ड की तरफ जाएंगे लोग। तो अब पाकिस्तान में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो गारंटी देते हैं कि इतना रेट देंगे। 10 साल 20 साल भी हो सकता है वो। अब यहाँ सही। पे एंट्रीज की बात की जा रही है कि एंट्री कैसे इसकी बनाते हैं। अब ये जो वर्डिंग लिखी है तुम्हें मतलब क्वेश्चन होगा तुम्हारा पेपर में। यहाँ पे लिखा है इश्यूज एट ₹100 एट पार। अब मैंने पीछे कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें पार का। पार का मतलब है कि फेस वैल्यू पे बॉन्ड जा रहे हैं। सही। बॉन्ड या शेयर दोनों में यही चीजें होती हैं कि पार जो डिस्काउंट प्रीमियम वाली जो बात है ना। हम्म। सही हो गया। क्योंकि बॉन्ड और शेयर बेसिकली एक ही चीज है। बस फर्क ये है कि बॉन्ड जो है कर्जा है, और शेयर ये के मालिक है। मतलब बिजनेस करने के दो तरीके हैं, या तो तुम कर्जा लेके करो, या तो अपने साथ पार्टनर्स को लेकर आ जाओ। वो मतलब कंपनी के 50% मालिक बन गए, डिवाइड हो गई कंपनी 5 लोगों में। तो कंपनी जो होती है वो, इसके बारे में सर ने एक और बात बोली थी कि बॉन्ड और शेयर के बारे में क्वेश्चन पेपर में आएगा कि कंपनी जो है, मतलब कंपनी को फायदा किसमें है, बॉन्ड बेचने में या शेयर बेचने में? तुम खुद बताओ किसमें फायदा है। बॉन्ड बेचने में। क्योंकि देखो शेयर के अंदर भी कंपनी को पैसा तो देना पड़ेगा, डिविडेंड जो होता है, प्रॉफिट, क्योंकि हाँ हिस्सेदार बनने हैं बाकी को। और बॉन्ड के अंदर उसको सिर्फ रेट देना पड़ेगा, लेकिन हिस्सा तो नहीं हुआ ना उनका कंपनी में। कंपनी चाहे जितना वही ऊपर तो। चली है, मालिक पे रहे। लेकिन अब इसका रीजन बताओ कि कंपनी जो है शेयर क्यों बेचती है फिर, बॉन्ड क्यों नहीं बेचती खाली? यार देखिए, बॉन्ड तो तब करते हैं जब वो बहुत ज्यादा कभी नुकसान में हो या उनको अपने आप को वापस से डेवलप करना हो, तो बॉन्ड आता है ना। नुकसान में है ना। फायदे में, अब जैसे ना तुम्हारा एक स्टोर खोला हुआ है जिसमें तुम चीजें बेच रहे हो, या कोई भी तुम्हारा बिजनेस रन हो रहा है। अब तुम चाह रहे हो उसकी ब्रांचेस खोलो, क्योंकि तुम्हें बिजनेस सही। रन हो गया, तुम मशहूर हो गए हो। तो तुम ब्रांचेस खोलने के लिए बॉन्ड्स का यूज कर सकते हो और शेयर का भी कर सकते हो। लेकिन जब तुम सही। बॉन्ड का यूज करोगे ना, तो उससे तुम्हारी कंपनी पे इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। बुरा इस तरह पड़ता है कि कंपनी में डेप्थ रेशियो देखा जाता है कि कंपनी कितनी कर्जे में।
सही मतलब सही। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आता है, कंपनी को देखता है कि कंपनी कैसी है, तो कोई भी कंपनी तब अच्छी लगती है जब उसके अंदर मालिक का पैसा ज्यादा हो, ना कि कर्जे का पैसा हो। ये भी है। तो होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी मतलब 60%, 50% शेयर बेच दे, 50% बॉन्ड बेच दे, तो होगा क्या, उसका डेप्थ रेशियो 50% हो जाएगा। हाँ जिसकी वजह से वो कंपनी जो है मतलब स्टेबल नहीं लगेगी आम बंदे को। आम बंदा यही सोचेगा, ये इन्वेस्टर ये सोचेगा कि ये जो कंपनी है चल नहीं रही, तभी इन लोगों ने इतना कर्जा लिया। सही। लेकिन अब अमेजोन, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये शेयर भेज देते हैं अपने। तो उससे क्या होता है, मतलब शेयर होल्डर जो है वो एक तरीके से मालिक है, तो सारा पैसा मालिक के पास है। तो मतलब लोग यही सोचेंगे कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही है कि आज तक इन लोगों ने किसी से कर्जा ही नहीं लिया। तो इनका तो डेट रेशियो तकरीबन 10% 20% होता होगा। हाँ, बड़ी कंपनी से कम होता है। सही। कंपनी कंपनी को फायदा डेप्थ से ही होता है, क्योंकि डेप्थ में होता है कि तुम खुद अगर किसी से 10 लाख ले लो, उसको बोलो कि तुम अगले साल 12 लाख दोगे, तो तुम 10 को 20 कर लोगे आराम से एक साल में, अगर बिजनेस चल जाता है, कोई भी बिजनेस करो। तो इसी तरह कंपनी भी यही करती है, तो कंपनी को डेप्थ में फायदा है, लेकिन एक कंपनी की रेटिंग होती है सही। कि कंपनी मकरूफ कंपनी ना बने। अब जैसे पाकिस्तान है, तो अब पाकिस्तान में डेप्थ रेशो बहुत हाई है जीडीपी का, मतलब जितनी जीडीपी है पाकिस्तान की टोटल, मतलब उसका हाँ 50% पहुंच गया, 50 से 70%। जब नहीं टू भाई। 90 बिलियन डॉलर की जीडीपी, और जीडीपी जो होती है परचेसिंग पावर होती है किसी भी कंट्री की, तो आप उसका समझ लो 50%, 110 बिलियन पे कर्जा पहुंचा हुआ है। फक। तो ये कर्जा जो है इसकी जो किस्तें होती हैं, जो मतलब जो 6 महीने बाद जाती हैं, वो भी बिलियन ऑफ डॉलर जा रही हैं। तब